ये उपद्रवियों का आंदोलन है, ये छात्रों का आंदोलन है, ये शरारती तत्वों का आंदोलन है, ये असामाजिक तत्वों का आंदोलन है, या देश विरोधी लोगों का आंदोलन। और इतनी गालियां सुननी पड़ती है, कभी कभी तो समझ में नहीं आता ये संस्कारों का परिचय ऐसे ही देते हैं क्या? इनके घर में किस तरह के संस्कार बताए जाते हैं और किस तरह के संस्कार इनमें विकसित किए जाते हैं। हेलो साथियों, मेरे बहुत से चाहने वालों ने मुझसे कहा कि मुझे कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रदर्शन के बारे में अपने विचार व्यक्त करनी चाहिए। इसलिए मैं आज आपके समक्ष उस विषय को लेकर आया हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये विचार जो भी मैं व्यक्त करूँगा, इसका तात्पर्य ये नहीं है मैं किसी दल या किसी पार्टी या किसी संगठन का समर्थन करता हूँ। ये मेरी निजी राय है, ये जो मैंने महसूस किया और जो मैं सोचता हूँ, जैसे मेरी अनुभूति है, उसी के आधार पर मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार ने भी ये माना, हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये माना। कोई भी नहीं बच सकता है, न प्रधानमंत्री, न शिक्षा मंत्री, न और कोई, न विपक्ष भी इस जिम्मेदारी से भाग सकता है। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसको हम सिर्फ इस बात से नहीं देख सकते हैं कि आज सरकार में कौन है और पेपर चोरी इसलिए हुई है क्योंकि जो सरकार में है उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सिस्टम को सुदृढ़ बनाएं, स्वस्थ बनाएं, ताकि इस तरह की पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रहे। और हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ये पेपर लीक आज पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पेपर लीक्स हमारे देश में होते रहते हैं, हर राज्य में होते हैं, हर स्तर पर होते हैं। मगर सवाल ये है कि इस पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जो चर्चा आजकल छिड़ी हुई है, जो लोग अभी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, क्या यही एक तरीका था सरकार को जगाने का? क्या हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था? क्या सरकार को इस दिन का वेट करना था जब वो जमा हो गए थे जंतर मंतर? उसी दिन से उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा ये क्यों नहीं पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इनकी मंशा क्या है? मुझे तो पहले दिन से ये लग रहा था कि ये जो प्रदर्शन है ये प्रायोजित है। छात्रों का ये कभी भी कोई इस तरह का प्रदर्शन नहीं हो सकता है। इसकी फंडिंग, इसके लिए अरेंजमेंट्स करना, खाना, टेंट, वहाँ व्यवस्था करना, पानी, चाय की, बर्गर की, सबकी व्यवस्था करना, ये छात्रों के बस की बात नहीं हो सकती थी। तो जब एक आम आदमी को ये पता चला कि ये एक किसी दल के द्वारा, किसी संगठन या विदेशी ताकतों के द्वारा प्रायोजित है, तो सरकार को भनक क्यों नहीं लगी? सरकार ने उनको जमा होने ही क्यों दिया? और अगर आप जमा होने दिया तो ये क्यों नहीं सुनिश्चित किया कि वो शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखे? और जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ उसके 2-4 दिन में वहाँ के कुछ नुमाइंदों को बुला लेते, वहाँ के प्रतिनिधियों को बुलाते, उनसे बात करते, उनको बताते जो आज आप बात करने की सोच रहे हो तो 10, 15, 20 दिन पहले भी कर सकते थे। खैर, ये तो बात हो गई सरकार की जिम्मेदारी की। अब सवाल है जो ये आंदोलन कर रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? कभी कभी इस आंदोलन को देखकर समझ में नहीं आ रहा है ये उपद्रवियों का आंदोलन है, ये छात्रों का आंदोलन है, ये शरारती तत्वों का आंदोलन है, ये असामाजिक तत्वों का आंदोलन है, या देश विरोधी लोगों का आंदोलन है। क्योंकि जो भी स्लोगन, जो भी नारे वहां लग रहे हैं, उससे तो एक ही बात पता चलती है कि ये छात्र कभी नहीं हो सकते हैं। और कभी कभी अधेड़ उम्र के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं नीट से। एक को पूछा गया यूजीसी का मतलब क्या है, एमबीए करने के बाद वो वहां गया था प्रोटेस्ट करने के लिए, वो बोलता है यूनिवर्सिटी जस्टिस कमीशन। ये हमारी शिक्षा का स्तर है। और वो वहां पर पहुंच गए थे। वहां रेडी वाले, ठेले वाले, छोटे छोटे दुकानदार जो बेरोजगार बैठे हैं वो सब पहुंच गए। जनजी का मतलब था 16 और 18 साल के बीच में जो भी होते, मगर मुझे तो वो 40-40 साल के लोग लगे, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, सब लोग वहां जमा हो गए थे। और जमा किस लिए हो गए थे? आपको देवी देवताओं का अपमान करना है, आपको विशेष धर्म का अपमान करना है,
आपको हिंदू देवी देवताओं को गालियां देनी है, आपको देश के विरुद्ध नारे लगाने हैं, आज़ादी लेके रहेंगे इस तरह के नारे लगाने हैं। वहां पर लोग किसी जाति के खिलाफ बोलने लगे हैं, और जब देखते हैं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हर एक को माँ बहन की गालियां सुननी पड़ती है। राम मंदिर के नाम पर गालियां आती हैं, यहाँ तक कि प्रेमानंद जी महाराज को भी नहीं छोड़ा गया। तो ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये नीट का आंदोलन के लिए गए थे या इनकी कोई निजी मंशा थी सरकार को बदनाम करने के लिए और किसी भी तरह से सरकार को गिराने के लिए। एक बात मैं स्पष्ट करूं, सरकारें इस तरह से नहीं गिरती है। ये नेपाल नहीं है, ये बांग्लादेश भी नहीं है, ये श्रीलंका भी नहीं है, ये और कोई देश नहीं है, ये भारत है। भारत में इस तरह से लोग सड़कों पर आकर आंदोलन करके सरकार को नहीं गिराती। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चलो मान भी ले, आप ही की बात मानते हैं, और कल प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, आपने हटाया, गृह मंत्री हट गया, सारी सरकार गिर गई। फिर उसके बाद क्या, कौन सी सरकार आएगी, किस तरह से चुनाव होंगे, तो क्या चाहोगे? और ये क्या गारंटी है कि जो दूसरी सरकार आई, जो 70 साल तक अभी सिस्टम ठीक नहीं हो, तो दूसरी सरकार अब क्या करेगी? कुछ लोग कहते हैं ये सब बेरोजगारी के कारण है, जहां बेरोजगारी पनपती है वहीं पर ये लोग आंदोलन करने लगते हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। तो उस रोजगार मिलने के दो विशेष कारण मुझे दिखते हैं। अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि मैं ये मानता हूं आज भी जिसको कोई दक्ष है, जो निपुण है, जिसमें स्किल है, जो कला है, जिसमें हुनर है, वो तो 100% जॉब प्राप्त करता है। मगर जिसके पास इस तरह की कोई शैक्षणिक कोई योग्यता नहीं है, तो वो तो वैसे ही रहेगा, सरकारी जॉब के पीछे ही रहेगा। और दूसरी बात, जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी आज की नहीं है, ये सिस्टम तो 1947 से बना हुआ है। इसमें इस सरकार या पुरानी सरकारों ने कोशिश कहाँ की इस सिस्टम को बदलने के लिए? तो इसलिए ये बोलना कि बेरोजगारी की वजह से नीट आंदोलन ये सब हो रहा है, आप ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है, मैं तो तब मानता, मैं इन लोगों की बात पर तब भरोसा करता, या विपक्ष की बात पर तब भरोसा करता, जब ये कोई मॉडल स्टेट या कोई मॉडल प्रस्तुत करके हमारे पास आते और बोलते ये हमारे सरकार है, ये हमारे राज्य की सरकार है, यहाँ देख लीजिए हमने कैसी व्यवस्था की है और हमने कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं, और अगर हम केंद्र में आए तो हम इसी तरह की व्यवस्था लागू करेंगे। चाहे कर्नाटक हो, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे पंजाब हो, चाहे आपका आंध्र प्रदेश हो, या चाहे आपका चेन्नई हो, तमिलनाडु हो, यहाँ पर तो वो अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट का, बता सकते हैं दुनिया भर को, देखो ये हमारी सरकार है, ये हमारा मॉडल है, ये इस तरह से हम व्यवस्था कर सकते हैं लोगों की रोजगार के लिए। तब जाके लोग आप पर भरोसा करते हैं, लोगों को ये पता चलता है कि हाँ ये है, तो तभी हम उस बात पर भरोसा करके आप इन लोगों को मौका दे देते। मगर जब कुछ पता ही नहीं है, आप सब केवल एक मुद्दा है, सरकार को गिराना है, यहां तक कि अब तो प्रधानमंत्री के इस्तीफा की भी बात आ गई, अभी तक तो शिक्षा मंत्री की थी, और इतनी गालियां सुननी पड़ती है। कभी कभी तो समझ में नहीं आता, ये संस्कारों का परिचय ऐसे ही देते हैं क्या? इनके घर में किस तरह के संस्कार बताए जाते हैं और किस तरह के संस्कार इनमें विकसित किए जाते हैं? प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, वो देश का मुखिया है, वो हमारे घर में जैसे कोई मुखिया दादाजी होते हैं, उसको हम बुरा भला नहीं कह सकते, उसके खिलाफ सुन नहीं सकते। तो ये लोग अनशन गालियां देते रहते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, यहाँ तक कि दुख तो तब होता है जब हमारी लड़कियां भी और इसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी है। तो इससे क्या होगा? ये कोई आंदोलन है, इसका मतलब है तो आप खुंदस निकाल रहे हो, आपको मतलब कुछ और ही है। कुछ तो अश्लील हरकतें करके प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ तो अलग ही किस्म के पैम्पलेट्स लेके आते हैं जो मैं कहने के लायक भी नहीं हूं, मैं कह भी नहीं सकता हूं किस तरह, और वो भी लड़कियों के हाथों में। तो ये कौन सा आंदोलन है? इसका मतलब है आप केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बात स्पष्ट करूं कि एक बात तो तय है, हमारा देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है, उस प्रगति की रफ्तार से बहुत से देशों में पेट में दर्द हुआ है। बहुत से विकसित देश ये नहीं चाहते हैं कि भारत इस रफ्तार से
प्रगति करे। अब प्रगति, आप तो सरकार को हटा नहीं सकते हो, तो क्या करोगे? सरकार को परेशान करवाओ। किन से करवाओ? उन लोगों से जो बेरोजगार बैठे हैं, जिनको आप इजीली भड़का सकते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, अगर आपको प्रदर्शन करना ही था तो हाइड्रोजन ट्रेन ने क्या किया था? आपने प्रॉपर्टी को क्यों नुकसान पहुंचाया? आप लोगों ने ऐसे काम क्यों किए जिससे कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा? पटरियां उखाड़ दी आपने, पुलिस वालों की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। और मुझे तो दुख तब हुआ जब मैंने हाइड्रोजन, जो 2 दिन पहले हाइड्रोजन ट्रेन जिसका उद्घाटन किया था, उस तक के शीशे उसको भी नहीं छोड़ दिया गया। और ये नहीं सोचा कि अंदर भी तो हमारे लोग ही बैठे होंगे, उनको कोई पत्थर आ गया, कुछ लग गया तो क्या करोगे? तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये तो उपद्रव है, ये केवल अराजकता है। ये विघटनकारी ही तत्व कर सकते, विघटनकारी तत्व ही कर सकते, और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। छात्र कभी नहीं कर सकता। मैं कभी नहीं मान सकता हूं ये छात्रों के द्वारा प्रायोजित या छात्रों के द्वारा किया गया है। ये केवल एंटी सोशल एलिमेंट्स जो इसमें घुसे हैं और इनके आड़ पे उनके कंधे पर बंदूक रखकर वो ये सब करते हैं। हमारे राजनीतिक दल, विपक्ष, उनको भी ये समझना चाहिए देश उनका भी है। मान लो कल ये सरकार हट गई, आना तो आपको ही है। अगर आप आएंगे तो कौन से देश को चलाएंगे? अराजकता तो आपने पहले ही उसको सपोर्ट किया है, कल आपकी बारी है, कल और कोई अराजकता फैलाएगा। तो क्या ये इस तरह से चल सकता है? क्या देश इस तरह से आगे बढ़ सकता है? आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आप भी तो इसी देश के नागरिक हैं, आप इसी देश के दल हैं। आपको भी यहीं के लोग वोट देंगे, यहीं के लोग आपको आगे आएंगे, मगर वो ये याद रखेंगे आपकी भूमिका क्या रही है। इसलिए ऐसा काम करो, इस तरह से प्रदर्शन करो जिससे कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, देश की संपत्ति को नुकसान ना हो, देश की छवि ना बिगड़ जाए, जैसा आज आमतौर पर हो जाता है। अब इंटरनेशनल लेवल पर इसको कवरेज क्या मिल गई कि देश में बहुत ज्यादा अराजकता है, अशांति है, यहाँ पूंजी का निवेश नहीं हो सकता, बिजनेस वाले नहीं आ सकते हैं, फॉरेन से लोग यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएंगे, नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ अशांति है, यहाँ हर जगह से डिस्टर्बेंस है। और मैं आपको एक और लास्ट में एक उदाहरण दे दूंगा, मिस्टर झरांगे का, जो महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहा था 4 साल से। उसने लाखों लोगों को जमा कर लिया, मगर एक बार भी उसने अपने आंदोलन के द्वारा किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने कभी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि जिसमें मुर्दाबाद या किसी को गंदी गालियां, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसने केवल फोकस अपने मांगों पर रखा, उसकी मांगे मान भी ली गई। ये काम तो कॉकरोच वाले भी कर सकते थे, आराम से अपने मुद्दे को रख सकते, केवल उसी मुद्दे पर वो रह सकते थे। सीता राम, राम सीता का पति, ये बताने की क्या जरूरत थी? कृष्ण को गालियां देने की क्या जरूरत, राम को गालियां देने की क्या जरूरत थी? और इसी तरह से मंदिरों के बारे में बात करना, उससे क्या हो जाता? आर्टिकल 370 और नीट से क्या, नीट को आपस में क्या लेना देना है? कुछ लोग तो वहां आए और ये बोल रहे थे कि 370 लेके रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे। कुछ लोग तो उमर खालिद को छोड़ने के लिए आए थे, हम तो छोड़ के ही रहेंगे। उनका इस मुद्दे, नीट के मुद्दे को क्या लेना देना था? इसका मतलब है आपकी मंशा साफ थी, आपको गवर्नमेंट को परेशान करना था, आपको आम लोगों को परेशान करना था, आपको देश के विरुद्ध बोलना था। अभी जो आप कर रहे हो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये तब समझ में आएगा जब आपको इसके परिणाम आगे पता चलेंगे। अभी तो आप मस्त हो, ठीक है, आपने पत्थर चलाए, और जो लोग पत्थर चलाए, जो उपद्रव किए, वो तो फंसेंगे ही, परंतु जो नेता जिन्होंने इनके कंधों पर गोलियां चलाई, वो तो बच के निकल जाएंगे, वो आपको बचाने के लिए भी नहीं आएंगे। आज तो आप मजे में रहो, मगर मुझे पूरा विश्वास है जब कानून का डंडा पड़ेगा तब आपको यही नेता जिन्होंने आपको भड़काया, उकसाया, ये कभी भी आपको बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे, बल्कि ये पहचानने से इनकार करेंगे क्योंकि इनकी खुद की राजनीति खतरे में आएगी। इसलिए मैं जो ये पूरा आंदोलन देख रहा हूं, मुझे कभी नहीं लगा पहले दिन से कि ये नीट को मांगने के, नीट के लिए आयोजित किया गया था, क्योंकि नीट तो हो गया। लाखों लड़के जिनको, जो असली छात्र थे, वो तो नाच रहे हैं, वो तो मजे कर रहे हैं क्योंकि उनका रिजल्ट आ गया, वो खुश हो रहे हैं, उनका तो सिलेक्शन हो गया। आप यहां पर पत्थर मार रहे हैं। और दूसरी बात, अब जब ये नीट प्रक्रिया खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, अब इसको लेकर प्रदर्शन करने से क्या फायदा? आपका तो मांग होनी चाहिए थे
जिसके लिए सारा देश आपके साथ होता कि आप एजुकेशन रिफॉर्म्स लाओ, शिक्षा में सुधार लाओ, नई प्रणाली डेवलप करो जिससे कि कभी ये नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था लाओ जिससे कि रोजगार इजीली मिले और हर एक को आप निपुण बनाओ। इस तरह ध्यान होना चाहिए था, यही एक मुद्दा होना चाहिए था। राजनीति को कोई लेना देना नहीं चाहिए था, और ना ही इन आंदोलनकारियों को किसी भी राजनीतिक दल को मंच देना चाहिए था, क्योंकि वो तो अपनी राजनीति सेकेंगे। वो थोड़ी अब आपके लिए आए हैं, उनको तो अपनी राजनीतिक फायदा देखना है। और उन राजनेताओं से पूछो, जब आपको मौका मिला था 10-10, 20-20 साल आपने राज्य किया, तो आपने कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया, आपने कौन सी चेंजेस लाई, आपने क्या किया, आपने कौन सी व्यवस्था दी? है तो वही सिस्टम, 70 साल से वही सुन के आ रहे हैं। इसलिए अब वो कहेंगे कि आपने ये किया, हमने ये किया, हमारे पास ये है। राजस्थान गवर्नमेंट जब गहलोत सरकार की थी तब भी पेपर लीक हुआ था, आज भी पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। तो तब क्यों हुआ था? तब तो सरकार तो विपक्ष की थी ना, उन्होंने क्यों नहीं रोका? तो ये पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि दरअसल हम अपने आप से भी नहीं पूछते, हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं कि हम भी जिम्मेदार हैं। जिन माता पिता ने पैसे दिए होंगे बच्चों को पेपर खरीदने के लिए लीक होने के बाद, क्या वो अपराधी नहीं है? क्या वो दोषी नहीं है? वो भी इतने ही दोषी हैं। उन्होंने क्यों ऐसा सोचा कि वो अपने बच्चों को मेरे के बजाय इस तरह से प्रेरित करें कि वो पेपर चोरी करवा के कहीं से भी पेपर लेके उनके लिए 10-10, 20-20 लाख का प्रबंध करेंगे? तो क्या माता पिता दोषी नहीं है? क्या समाज दोषी नहीं है? क्या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दोषी नहीं है जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं? तो हम अपने आप से कभी पूछते नहीं है कि हो कहां से रहा है, क्या आ रहा है, सोर्स इसका क्या है, कैसे ठीक किया जाए। पूरी समाज की जिम्मेदारी है, ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो ये आंदोलन हो रहा है, अगर ये देश हित में होता तो मैं 100% इसका सपोर्ट करता, मगर ये देश हित में है ही नहीं, ये छात्रों के हित में नहीं है। ये अगर है तो केवल अराजकता फैलाने के लिए, इसलिए मैं इसका समर्थन कभी नहीं कर सकता हूं।